हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, दैट इज़ प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो ये रहने वाला है यूनिट 2, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में आपके पास तीन चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड थर्ड चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 5, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए, अगर हम आते हैं अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो सबसे पहले आप ये देख लें कि मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ने वाले क्या है। मॉर्फोलॉजी सबसे पहली चीज़ की होती है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, ठीक है, यानी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। प्लांट को जैसे आपने देखा, तो प्लांट को आपको कट नहीं करना है, आपको प्लांट को डाइसेक्ट नहीं करना है। सो विदाउट कटिंग द प्लांट, विदाउट डाइसेक्टिंग द प्लांट, आपको प्लांट के क्या क्या पार्ट्स दिखते हैं। तो प्लांट का आपका रूट दिखेगा, आपको प्लांट में स्टेम दिखेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स, इसका मतलब हम इसमें जो एक्सटर्नल स्टडी करेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, ये हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म का, क्योंकि इसी को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट। आपको जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं दिखेंगे, एल्गी में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स तक आपको फ्लावर नहीं दिखते। फ्लावर आपको कहाँ दिखते हैं? एंजियोस्पर्म में। इसीलिए एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम फ्लावरिंग प्लांट भी है। तो हम ये मॉर्फोलॉजी जो पढ़ेंगे वो फ्लावरिंग प्लांट का पढ़ेंगे, इसके अलावा किसी प्लांट का नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट आते हैं आपके एंजियोस्पर्म्स। अब प्लांट का एक्सटर्नल फीचर पढ़ना है। प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या होगा? फ्लावरिंग प्लांट में आपके पास रूट्स होंगे, स्टेम होगा, लीफ होगा। ये इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। रूट, स्टेम एंड लीफ आर दी वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक। उसके बाद आप पढ़ेंगे, इसमें फ्लावर भी पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लावर का स्ट्रक्चर भी होता है, उसको हम पढ़ेंगे। फ्लावर की अरेंजमेंट भी होती है ऑन द फ्लोरल एक्सिस, यानी कि इन्फ्लोरेसेंस, हम वो भी सेपरेटली पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रूट्स की, क्योंकि एंजियोस्पर्म में फ्रूट भी पाए जाते हैं, तो हम इसके फ्रूट्स की भी बात करेंगे, और हम इस बात करेंगे इसके सीड की, ठीक। फिर हम कुछ ऐसे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट को हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज को हम डिस्कस करेंगे। पूरी ये डिस्कशन कर लेते हैं तो हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीटली कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसको स्टार्ट करते हैं हम बैचेज में। आज जो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 1 by 1 करेंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके पास रूट, देन आपके पास एक सेपरेट वीडियो आएगी स्टेम को लेकर, फिर एक वीडियो आएगी सेपरेट आपको लीफ को लेकर। सो ईच एंड एवरी पार्ट के लिए आपके पास सेपरेट वीडियोस होंगी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और आपको पता है नीट के लिए एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। ये रही आपके पास एनसीईआरटी की बुक, होप सो आपके पास भी एनसीईआरटी बुक होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट, दैट इज द रूट पार्ट, ठीक है। तो रूट को अगर हम देखें, देखिए ये है मॉर्फोलॉजी, यानी कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, एंजियोस्पर्म्स। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप स्कूल में हैं और कोई एक्सटर्नल आपसे पूछ दें कि ठीक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपने पढ़ा है, आप ये बता दीजिए कि पाइनस में जो उसका ये होगा, पाइनस के जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ पाइनस के सीड्स के बारे में जितना आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था वो बता देना है। लेकिन आपको ये बात उनको ज़रूर बतानी है कि सर आपने पूछा है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप जिम्नोस्पर्म का सीड बताइए। तो जिम्नोस्पर्म एक जो आपका पाइनस है वो एक जिम्नोस्पर्म है, वो एंजियोस्पर्म नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात, क्योंकि वो आपका आईक्यू चेक करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको इतना आइडिया है कि नहीं है पाइनस, साइकस, ये सब जिम्नोस्पर्म होते हैं, है ना। इसीलिए उन्होंने पहले ये वर्ड यूज कर दिया है, ताकि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कि ये सारे जिम्नोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्म्स नहीं है, तो ये फ्लावरिंग प्लांट होंगे ही नहीं। तो आपको ये बात उनको जरूर बतानी है। चलिए, मॉर्फोलॉजी मतलब हम इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रूट के पार्ट को। अब ध्यान से देखिए, अगर हम रूट को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली चीज़
हम रूट को मानते क्या है कि जब एक सीड था और ये जब सीड जर्मिनेट करेगा तो इसके स्ट्रक्चर्स निकलेंगे प्लूम्यूल एंड रेडिकल, ठीक है, प्लूम्यूल एंड रेडिकल निकलेंगे। अब जब आप प्लूम्यूल एंड रेडिकल को देखेंगे, ये पार्ट होगा प्लूम्यूल जो कि शूट सिस्टम एराइज करेगा, ठीक, शूट सिस्टम। ये है रेडिकल जो कि रूट सिस्टम एराइज करेगा, ठीक है। तो ये रेडिकल है, क्या है ये रेडिकल, जिससे क्या निकलेगा रूट सिस्टम। अब ध्यान से सुनिए, ऐसा रूट जो रेडिकल से निकलेगा उसी को हम ट्रू रूट मानते हैं, उसी को हम क्या मानेंगे ट्रू रूट, कि वो ट्रू रूट है। लेकिन अगर वो रेडिकल के अलावा कहीं भी और से निकलेगा तो उसको हम ट्रू रूट नहीं मानते, उसको हम फॉल्स रूट मानते हैं, यानी कि एडवेंटिशियस रूट। यहां हम डिस्कस करते हैं कि इस रूट में यहां पर एनसीईआरटी क्या कहती है। रूट इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट, यानी कि डाइकोट प्लांट के अंदर डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। इट बियर्स, यानी कि जो प्राइमरी रूट है, इट बियर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी, टर्शरी एक्सेट्रा रूट्स। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। अब इसको ध्यान से सुनिए, ये एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी ये कह रही है कि अगर कोई रेडिकल, जैसे कि ये जो रेडिकल है ना, ये सीड है और ये जर्मिनेट करेगा, ये रेडिकल बना रहा है और ये प्लूम्यूल बना रहा है। ये जो रेडिकल है ये फर्दर रूट बना रहा है, ठीक, और ये रूट बनाएगा तो ये ग्रो करेगा, ये मेन रूट है। इस मेन रूट को आप कहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टली आपका वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो कर रहा है ना सॉइल के अंदर। अब इस रूट को आप कहते हैं प्राइमरी रूट, इसको आप कहते हैं प्राइमरी रूट। इस प्राइमरी रूट के ऊपर और भी ब्रांचेस निकलनी शुरू होंगी, इसको आप कहेंगे सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट के ऊपर जो ब्रांचेस निकलेंगी इसको आप कहते हो टर्शरी रूट, है ना। देखिए, इट ग्रोज इनसाइड द सॉइल, इट बियर्स लैटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी, टर्शरी एक्सेट्रा, ठीक है। और इस प्राइमरी रूट के साथ इनके जो ये ब्रांचेस हैं, यानी कि प्राइमरी रूट अलोंग विद द सेकेंडरी, टर्शरी, इसको आप क्या कहते हो, इस पूरे सिस्टम को आप कहते हो टैप रूट सिस्टम। यानी ये जो सिस्टम आपका बना प्राइमरी बियर कर रहा है, ये जैसे आप देखें तो ये प्राइमरी रूट है ना। इसके जो ब्रांचेज होंगे वो आप कहेंगे कि वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के ऊपर जो ब्रांचेज आएंगे उनको आप कहेंगे टर्शरी है। तो इस तरह का जो रूट सिस्टम आएगा उसको आप बोलेंगे टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। यानी कि टैप रूट सिस्टम के लिए एक तो वो रूट रेडिकल से निकला होना चाहिए, जो रेडिकल से मेन रूट निकल रही है उसको आप प्राइमरी कहेंगे, प्राइमरी बियर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी बियर टर्शरी रूट सिस्टम एक्सेट्रा। इसको आप टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। टैप रूट सिस्टम डाइकोट की पहचान है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको, डाइकोट्स में मिलेंगे। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी कहती है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास इसने दिया भी एग्जाम्पल्स टैप रूट सिस्टम, और ये स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इसने ये डाइकोट में मिलेगा, ठीक है ना। एज सीन इन केस ऑफ मस्टर्ड प्लांट, यहाँ पर एक आपके पास एक मस्टर्ड प्लांट दिया हुआ है। मस्टर्ड क्या है, डाइकोट ही तो होता है, तो डाइकोट में टैप रूट सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक, ये बात आप याद रखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट की, कि मोनोकॉट में क्या होगा। तो हमें डाइकोट में हमें देखने को मिला कि डाइकोट में हमारे पास टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है, ठीक। मोनोकॉट में क्या होगा, ये डाइकोट में है, मोनोकॉट में क्या होगा। मोनोकॉट की अगर हम बात करें, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी रूट जो रेडिकल से निकलता है उसे आप कहते हैं, उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है, इट्स शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। एंड इज रिप्लेस्ड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। अब देखिए, ये जैसे कि मान लीजिए ये प्राइमरी रूट निकला, ये प्राइमरी रूट है, ठीक है, क्या है ये प्राइमरी रूट निकला है रेडिकल से, लेकिन ये होता क्या है, ये वेरी शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब इसकी आयु बहुत कम होती है ना, इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, ठीक। और ये क्या करेगा, ये धीरे, अब देखिए ये अगर प्राइमरी रूट है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होंगे, लीफ होगा, है ना, और इसके ऊपर क्या होंगे, स्टेम का ही तो पोर्शन होगा। यानी कि अब यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर स्टेम मिलेगा, इस पोर्शन पर तो स्टेम होगा, ठीक, क्योंकि प्राइमरी रूट के ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये तो स्टेम होगा, ठीक है। इसके ऊपर इसके लीव्स वगैरह राइज करेंगे। लेकिन ये जो प्राइमरी रूट है ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है,
और तुरंत ही ये डिग्रेड कर जाएगा और इसकी जगह कोई दूसरे रूट्स ले लेंगे जिनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। ध्यान से समझें, यहाँ पर क्या बोला, मोनोकॉट के केस में क्या होता है, प्राइमरी रूट। ठीक, प्राइमरी रूट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, तो इसकी क्या होती है कि इट डीजेनरेट्स एंड इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस रूट। ठीक, इसका मतलब हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि मोनोकॉट के केस में फाइब्रस रूट है। और अगर पूछा जाए कि फाइब्रस रूट सिस्टम, देखिए आप, फाइब्रस रूट सिस्टम यानी मोनोकॉट में क्या होगा, फाइब्रस रूट मिलेगा। ठीक है, फाइब्रस रूट कहाँ से निकलता है, ये आप लाइन बहुत याद रखेंगे, बेस ऑफ द स्टेम से। अगर एराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम लिखा हुआ है, बेस ऑफ स्टेम, तो आप फाइब्रस रूट के अलावा कुछ नहीं करेंगे, बेस ऑफ स्टेम। ठीक, तो अब तक हमने क्या पढ़ा इसमें, अब तक अगर आप देखें तो इस मॉर्फोलॉजी ऑफ, इसमें अगर हम देखें रूट की पार्ट को, तो रूट में हमने क्या देखा, सबसे पहली चीज हमने देखा रूट। ठीक है, तो रूट निकलेगा कहाँ से, रेडिकल से। तो अगर रेडिकल से ये निकल रहा है, ठीक है, अगर ये रेडिकल से निकल रहा है तो इसको आप क्या कह रहे हैं, ट्रू रूट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ट्रू रूट। और अगर ये अदर देन रेडिकल से निकलेगा, अदर देन रेडिकल से निकलेगा, तो आप इस रूट को कहेंगे फॉल्स रूट। फॉल्स रूट, टेक्निकली आप इसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, जैसे कि प्रॉप, स्टिल्ट, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब इस रेडिकल या टैप रूट में, अगर हम ट्रू रूट में अगर आप देखें, तो आपने एक पढ़ा टैप रूट सिस्टम, एक आपने क्या पढ़ा, टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। ठीक, और एक आपने पढ़ा फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। दोनों में हमने डिफरेंस ये देखा कि जो टैप रूट है, टैप रूट, ठीक, इसमें टैप रूट सिस्टम में क्या था, ये प्राइमरी रूट था, प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट के ऊपर लैटरल ब्रांचेस ऑफ सेकेंडरी रूट्स अराइज होंगे और सेकेंडरी रूट्स के ऊपर टर्शियरी रूट्स अराइज होंगे। और ये कहाँ पर हमें मिला था, डाइकॉट में। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके क्या पहचान थे, फाइब्रस की, तो फाइब्रस में जो प्राइमरी रूट होता है, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, उसकी आयु बहुत कम होती है। और वो किससे रिप्लेस हो जाता है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस रूट। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे आपको, मोनोकॉट में, जैसे ग्रासेस, शुगर केन, मेज। तो ये आई थिंक आपको टैप रूट का सिस्टम ये समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी इसमें क्या कहना चाहती है। अब देखें, जैसे कि वीट में, तो वीट क्या है, वीट तो आपका क्या है, मोनोकॉट ही है, ग्रासेस है, मोनोकॉट ही है, मॉन्स्टेरा है, मोनोकॉट है, एंड बैनियन ट्री। ठीक है, फाइब्रस रूट की बात नहीं कर रहे, फाइब्रस रूट आपको मेज, शुगर केन, वीट में मिल जाएंगे जो को मोनोकॉट है। ठीक है ना, अब बात करते हैं यहाँ पर, और ये बेस ऑफ स्टेम जरूर याद रखेंगे, दीज रूट्स मतलब फाइब्रस रूट arises from the base of stem, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन वेट प्लांट, जैसे कि आप फिगर यहाँ देख रहे हैं। अब ये बात करती है एनसीईआरटी यहाँ से कुछ और पॉइंट्स की। इन सम प्लांट्स, यानी कि फाइब्रस की बात नहीं हो रही है, ये एडवेंटिशियस की बात हो रही है। इन सम प्लांट्स लाइक, जैसे कि अगर आप देखें कि ग्रास में, मॉन्स्टेरा में एंड बैनियन ट्री, रूट्स एराइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। इन प्लांट्स में, यानी कि एनसीईआरटी साफ तौर पे कहती है कि जैसे कि बैनियन ट्री, ग्रास और मॉन्स्टेरा, ये तीन प्लांट का एग्जाम्पल लेती है कि उसमें आपको एडवेंटिशियस रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ हमने एडवेंटिशियस रूट आपको बताया था, तो एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्या देती है, ये देती है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़, बैनियन ट्री में आपको मिल जाएगा, प्रॉप रूट देखते हैं ना आप। उसके बाद मॉन्स्टेरा और ग्रास, ये तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी कहती है, तो आपको याद रखना है। ठीक, नाउ कहाँ क्या मिलेंगे वहां पर, तो आपको एडवेंटिशियस रूट मिलेंगे, यानी कि फॉल्स रूट मिलेंगे, एंड दीज रूट्स अराइजेस अदर देन द रेडिकल, रेडिकल को छोड़कर किसी कहीं और से। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल।
प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। याद कर ले, मेन जो काम है रूट सिस्टम का, वो काम क्या है कि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे, ठीक, वाटर के मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करे, जो सॉइल में वाटर मिनरल्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करे, ये इसका मेन काम है, ठीक। उसके बाद ये क्या करता है, ये रूट्स ये है ना, ये इस तरह से ये होल्ड करके रखते हैं, ये प्लांट को एक जगह एंकर करके रखते हैं। इसी की वजह से प्लांट क्या है, एक जगह रहेगा। तो इट हेल्प्स इन दी एंकरेज टू द प्लांट। स्टोरिंग रिजर्व फूड भी स्टोर करके रखता है। एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर आप पढ़ देंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, नेक्स्ट जो आपका लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर, पीजीआर से रिलेटेड आपके पास वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। सो यहाँ पर है एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब यहाँ पर ये पॉइंट कैसे नीट में पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम में ये पॉइंट्स दे दिए जाएंगे कि विच वन ऑफ दीज आर द फंक्शंस, मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। वहां पर दिया रहेगा एब्जॉर्प्शन, एंकरेज, रिजर्व फूड, ठीक है। और एक ऑप्शन मान लीजिए दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और ये ABCD में दिए हुए हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। बात समझ में आ रही है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी इसका काम है, ठीक। चलिए अब देखते हैं, जैसे देखिए आप, ये मेन रूट यहाँ पर प्राइमरी रूट दिया हुआ है जिसकी टैप रूट सिस्टम है, तो ये टैप रूट सिस्टम है जो कि डाइकॉट में मिलेगा। ये फाइब्रस रूट सिस्टम है जो कि आपको मोनोकॉट में मिलेगा। और ये आपका एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है जो कि आपको NCERT कहती है ये ग्रास में भी देखने को मिल जाएगा आपको, ये आपको मॉन्स्टेरा में देखने को मिल जाएगा, और ये आपको बैनियन ट्री में देखने को मिल जाएगा, बैनियन ट्री है ना। ये आपको वहां पर मेज में भी मिल जाएगा स्टिल्ट रूट के फॉर्म में, ठीक। चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं रीजन्स ऑफ रूट। रूट के क्या क्या रीजन्स होते हैं, ठीक। अब ध्यान से यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है रूट कैप। रूट कैप यहाँ पर इसलिए जरूरी है क्योंकि ठीक रूट कैप के पीछे एक ऐसे सेल्स हैं जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। और मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी है होती है सेल डिवीजन की। तो ये क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, और सेल डिवीजन कर कर के सेल का नंबर बढ़ाते जाते हैं, ठीक, और पीछे छोड़ते जाते हैं, खुद आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक्चुअली ये रूट कैप का क्या काम है, रूट कैप एक तो इस मेरिस्टेमेटिक सेल के जो रीजन है, ठीक, उनको तो बचाती ही बचाती है। तो इसका काम क्या है यहाँ पर, प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है मेरिस्टेमेटिक रीजन को। दूसरा काम क्या करती है, इट सिक्रीट्स लुब्रिकेंट्स, सिक्रीट्स लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है कुछ चिपचिपा सा स्ट्रक्चर, ठीक, उसको सिक्रीट करती है। क्योंकि देखिए इसको रूट को ना हार्ड सब्सटेंस, सॉइल, वहाँ रॉक्स है, पत्थर है, उसके अराउंड इसको मूव करके जाना है। तो अगर ये पार्ट अगर इस तरह से जाएगा, रूट कैप नहीं होगा, तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं वो खराब हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा रूट ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल से सेल डिवाइड करके उनका नंबर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड मैचुरेशन रूट हेयर फॉर्मेशन होगा। अब ये रूट कैप क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करवाता है, ये लुब्रिकेट भी सिक्रेट करता है, ताकि कुछ जो चिपचिपे से आपके सिक्रेशंस हैं, म्यूसिलेजिनस सिक्रेशन है, वो उसमें हार्ड सब्सटेंस के अंदर मूव करने में हेल्प करे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये क्या है, रूट कैप के पास आपका हो गया मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल के ठीक पीछे जो सेल्स हैं दे गेट इलोंगेटेड। यहाँ पर जो सेल्स है आपको ये इलोंगेटेड नजर आएंगे। इलोंगेटेड का मतलब ये थोड़े से लंबे लंबे नजर आएंगे, इलोंगेटेड नजर आएंगे, ठीक है, इस तरह से इलोंगेटेड नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कि सेल्स आर इलोंगेटेड क्यों। अब यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे उनका, मेरिस्टेमेटिक सेल की प्रॉपर्टी आपको पता है, मेरिस्टेमेटिक सेल के पास क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता, तो इसका सेल वॉल क्या होता है, थिन होता है। इसके पास वैक्यूल नहीं होता, ठीक, क्योंकि ये फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं, इनको वैक्यूल की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब यहाँ के जो सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल के सेल्स हैं, इनका वैक्यूल इलोंगेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके पास वैक्यूल होता है और वो इलोंगेटेड वैक्यूल्स होते हैं। सो ड्यू टू द इलोंगेशन इन वैक्यूल एक्चुअली द सेल इलोंगेट्स। क्या रीजन है, इलोंगेशन इन वैक्यूल, ड्यू टू द इलोंगेशन इन वैक्यूल द सेल इलोंगेट्स।
ठीक। और एक क्वेश्चन अगर इस रीजन ऑफ इलोंगेशन से आता है, वो ये क्या आता है कि ये इलोंगेटेड जो एरिया है इट प्रोवाइड्स लेंथ टू द रूट। जो लेंथ की अगर बात की जाए कि लेंथ किस कौन सा रीजन प्रोवाइड करवा रहा है, तो आप कहेंगे कि आपका रीजन ऑफ इलोंगेशन। सो प्रोवाइड्स लेंथ टू द रूट, लेंथ टू द रूट, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके जो पीछे सेल्स हैं वो उनको आप क्या कहेंगे, उनको आप कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब देखिए, अब इनको रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्यों कहते हैं? आप इनको रीजन ऑफ मैच्योरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के सेल्स मैच्योर हो गए हैं, यहाँ के सेल्स डिफरेंशिएट हो चुके हैं, यहाँ के सेल्स डिफरेंशिएट हो चुके हैं, यानी कि उनका काम निर्धारित हो चुका है कि व्हाट यू हैव टू डू। इनको क्या करना है? इनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना है। इनको किस में हेल्प करना है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसीलिए यहाँ पर रूट हेयर निकला है। अब रूट हेयर से जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखिए। सबसे पहली चीज, रूट हेयर कहाँ मिलेगा? तो रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन में, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रूट हेयर जो होते हैं वो किस में हेल्प करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर कैसे होते हैं? रूट हेयर यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेम के ऊपर हेयर देखेंगे वो मल्टी सेलुलर होगा, लेकिन रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होता है। दूसरा क्वेश्चन, रूट हेयर किसका इलोंगेशन है? सो इट इज द आउटग्रोथ ऑफ इपीडर्मल सेल्स। इपीडर्मल सेल्स के आउटग्रोथ होते हैं, ठीक है, आउटग्रोथ है। इस आउटग्रोथ होने की वजह से, जैसे मान लीजिए ये इपीडर्मल सेल्स इस तरह से हुआ करता होगा, ठीक, ये इपीडर्मल सेल्स ऐसे था, ठीक है। अब ये क्या लिखा है हमने? इपीडर्मल सेल, इपीडर्मल सेल। अब ये इपीडर्मल सेल ने इलोंगेशन करना यानी कि आउटग्रोथ करना शुरू कर दिया, तो अब ये इपीडर्मल सेल्स की आउटग्रोथ होनी शुरू हो गई, ठीक। ये एक इपीडर्मल सेल का, ये नेक्स्ट इपीडर्मल सेल का आउटग्रोथ, ठीक है। और इसकी वजह से आप इसको क्या कह रहे हो? इसी को आप कहते हो कि ये रूट हेयर है, रूट हेयर है, ठीक। कैसा होगा ये? यूनिसेलर। किसकी आउटग्रोथ है? इपीडर्मल सेल की। तो यहां से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपके क्लियर हो गए। अब कुछ एक नोट पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नोट पॉइंट ये लिखना है आपको यहाँ पर, है ना, कि अगर पूछा जाए कि आपका रूट कैप कहाँ एब्सेंट होता है? सो रूट कैप इज एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में रूट कैप नहीं होता। तो कोई पूछे कि क्या होता है वहां पर? सो रूट कैप नहीं होगा। इंस्टीड ऑफ रूट कैप दे आर हैविंग रूट पॉकेट। उनके पास क्या होगा? रूट पॉकेट होगा। रूट पॉकेट प्रोवाइड्स बायंसी टू द प्लांट, यानी कि मान लीजिए ये इस तरह से ये रूट है, तो यहाँ रूट पॉकेट होगा। दिस इज रूट पॉकेट, इट प्रोवाइड्स बायंसी टू द प्लांट, ठीक है। अच्छा, ये एक एक्सेप्शन हुआ। एक और एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन है मल्टीपल रूट कैप। दूसरा एक्सेप्शन है मल्टीपल रूट कैप। मल्टीपल रूट कैप, मल्टीपल रूट कैप का मतलब जैसे मान लीजिए ये रूट हो गया, तो एक रूट कैप, दो रूट कैप, तीन रूट कैप, मल्टीपल रूट कैप। ये किस में होगा? ये मिलेगा आपको पैंडनस में। पैंडनस नाम याद नहीं होगा, लेकिन अगर हिंदी आप नाम याद रखेंगे तो पक्का याद हो जाएगा, क्योंकि सबने सुना होगा। आप जैसे कि अगर कोई धूप बत्ती लेकर आते हैं या कोई एसेंशियल ऑयल लेकर आते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारे वेराइटीज़ मिलती हैं, जैसे कि उसमें रोज़ का, लेवेंडर का, चंदन का, सैंडल हो गया। उसके बाद उसमें आप देखते हैं मोगरा है। एक आपने सुना होगा केवड़े का। तो जो केवड़े का फूल, केवड़ा एसेंस, केवड़ा एसेंशियल ऑयल है ना, तो वो जो है केवड़ा, वही है पैंडनस। तो अब आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया हुआ है? रीजन ऑफ रूट, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टिप। बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर याद रखेंगे, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉल्ड द रूट कैप। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity, क्योंकि मेरिस्टम सेल्स हैं। The cells of this region, यानी कि मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी वाले, यानी कि मेरिस्टम सेल्स आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड। थिन क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है। एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस प्रोटोप्लाज्म क्यों? क्योंकि इट इज न्यूट्रिएंट रिच। न्यूट्रिशन इसको ज्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि हमेशा सेल डिवीजन के स्टेट में है, तो सेल डिवीजन एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसको एनर्जी चाहिए, तो न्यूट्रिशन उसके पास ज्यादा है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म इज डेंस।
दे डिवाइड रिपीटेडली। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, यानी कि ठीक अब पीछे आपको क्या मिलेगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन, अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। देखा आपको लेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ दिया हुआ है, लेंथ से रिलेटेड कभी आ जाए आप रीजन ऑफ इलोंगेशन लिखेंगे। दिस रीजन इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, ठीक है, ग्रेजुअली डिफरेंशिएट करते हैं, मैच्योर करते हैं, और हेंस एक प्रॉक्सिमल यानी कि अपने पीछे एक दूसरा जोन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द इपीडर्मल सेल्स, ध्यान रखें इपीडर्मल सेल्स फॉर्म वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। ये इपीडर्मल का आउटग्रोथ है, यहाँ आपको लिखाया गया था। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो यहाँ से जितने भी पॉसिबल आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं रीजन ऑफ रूट से उतने हैं, और कुछ एक्सेप्शंस भी यानी कि नोट पॉइंट का भी इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। याद रखें मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ और इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप रूट कहते हैं तो रूट का जो मेन फंक्शन है ना, मेन जो फंक्शन है, ठीक, मेन फंक्शन इसका, तो भाई वो एब्जॉर्प्शन है। चलो मान लिया एब्जॉर्प्शन तो है ही, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्प्शन है, ठीक। उसके बाद सिक्रीशन ऑफ पीजीआर भी है, पीजीआर को भी सिक्रीट करता है ना, इसमें लिखा हुआ है सिक्रेशन ऑफ पीजीआर भी करता है, ये भी उसका मेन काम है। एंकरेज करता है, ये भी उसका मेन काम है, एंकरेज करता है, ये भी मेन काम है। लेकिन अगर वो इनके अलावा कुछ और काम करने लगे, इफ इट वांट्स टू परफॉर्म समथिंग एल्स अदर देन इट्स मेन फंक्शन, इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड, है ना। तो अगर ये अदर देन द मेन फंक्शन अगर कुछ काम करेगा, अदर देन द मेन फंक्शन, ठीक है, मेन फंक्शन, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड, इट नीड्स मॉडिफिकेशन, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है ना, इसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है। जैसे आप नॉर्मल पढ़ाई करके अपने बोर्ड एग्जाम्स तो पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एग्जाम क्रैक कर लूँ, नीट निकाल लूँ, उसमें अच्छे रैंक लागूँ, तो अपनी पढ़ाई के फॉर्म में आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, और ये हम मॉडिफिकेशन किस आधार पर पढ़ेंगे, ये ध्यान से सुनिए। हम ये मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए एक मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। जब हम स्टोरेज ऑफ फूड के लिए पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के लिए, एक हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के लिए, और एक हम पढ़ेंगे सपोर्ट के लिए, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक। ये तीन हमें पढ़ने हैं। फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए अगर हम देखें तो ये देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, पहले आपको ये देखना है, फिर आपको एनसीईआरटी पर देखेंगे तो एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाएगी। नाउ फॉर स्टोरेज ऑफ फूड में अगर आप देखें तो आपके पास तीन एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन से, तीन नहीं बेसिकली चार है। एक आपके पास कौन है, एक आप है कोनिकल, एक को आप कहते हैं कोनिकल, ठीक है। कोनिकल का एग्जाम्पल जैसे कि अब अगर आप गाजर को देखें तो गाजर का जो बेस है वो क्या है, ब्रॉड है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरह जाएंगे इट ग्रेजुअली टैपर्स डाउन, तो इट ब्रॉडर एट द बेस, बेस के पास क्या है इसका, ब्रॉड है, ठीक। तो अगर आप गाजर को देखें सो ब्रॉड इन बेस, बेस इसका क्या है, बेस अगर इसका आप देखें तो चौड़ा है, ब्रॉड है ना, एंड ग्रेजुअली टैपर्स डाउन, ग्रेजुअली टैपर्स डाउन, धीरे धीरे इनकी टैपरिंग हो रही है, नुकीलापन होता जा रहा है, टैपरिंग डाउन धीरे धीरे, ये ग्रेजुअली एट रैंडम नहीं है, क्योंकि एट रैंडम के लिए हमारे पास एक अलग सा वर्ड है। तो अगर आप देखें तो ये गाजर का क्या है, ये ब्रॉड इसका क्या है, बेस ब्रॉड है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ये टैपरिंग होती जाएगी और इसकी वजह से कोनिकल शेप हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरेट, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, कैरेट, गाजर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्या है आपका फॉर्म,
तो ये था कोनिकल। नेक्स्ट है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म क्या है? फ्यूजिफॉर्म अगर आप देखें तो फ्यूजिफॉर्म का जो एग्जाम्पल है वो है आपका रेडिश। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? रेडिश। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ठीक, फ्यूजिफॉर्म में अगर आप देखें तो इसका जो बेस है, बेस, ठीक है, ये अगर आप देखें इसके जैसे जैसे आप मूली को नीचे की तरफ देखेंगे बीच में इसके मोटापन आता है, ब्रॉडर होता है बीच में। ठीक है, इसके ब्रॉडर में आप देखेंगे कि क्या है, इसका स्वोलन है। यहाँ पर तो इसके पत्ते हैं, तो बेस इसका नॉर्मल है, लेकिन इसके बॉटम में अगर आप देखें, आपके मिडिल में देखेंगे, बॉटम नहीं मिडिल में अगर आप देखेंगे तो मिडिल इसका जो है, मिडिल पोर्शन इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू बोथ द एंड्स। सो मिडिल क्या है, ये ब्रॉड है, ये दोनों से यानी कि ये आपका देखेंगे बोथ द एंड्स, ठीक है, तो दोनों ही एंड को मिलाकर बीच का पोर्शन थोड़ा सा स्वोलन है। ठीक, इसको आपने क्या बोला? फ्यूजिफॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या बोला? इसका आपने बोला मूली, रेडिश। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है थर्ड कैटेगरी और वो है नैपीफॉर्म। नैपीफॉर्म क्या है? नैपीफॉर्म अगर आप देखें तो इसका बेस क्या है? बेस अगर आप देखें इसमें, देखिए अगर बेस देखें इसका तो बेस इसका ब्रॉड है, आप कहेंगे कोनिकल में भी था, और जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है तो एब्रप्टली टैपर्स डाउन, अचानक से टैपरिंग हो रही है, धीरे धीरे नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा था, ये ब्रॉडर है लेकिन धीरे धीरे टैपरिंग हो रही है, ये टैपरिंग धीरे धीरे, जिसकी वजह से इसका कोनिकल शेप है। इसका क्या है? एब्रप्टली टैपर्स डाउन, है ना। बेस क्या है इसका? ब्रॉड। बेस जो है इसका वो ब्रॉड है, चौड़ा है, और एब्रप्टली, यहाँ ग्रेजुअली वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ ग्रेजुअली है, यहाँ एब्रप्टली, अचानक से, एब्रप्टली टैपर्स डाउन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल था आपके पास टर्निप। इसका एग्जाम्पल है टर्निप। टर्निप, शलजम जानते होंगे आप, शलगम, वो है। ठीक है, ये टर्निप है। उसके बाद एक आता है आपके पास ट्यूबरस। ट्यूबरस का मतलब होता है इरेगुलर। इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस जल्पा, मिराबिलिस जाल्पा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया 4 स्टोरीज ऑफ फूड। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास मॉडिफिकेशन। हमने देखा, स्टोरेज के लिए देख लिया हमने, ठीक है, कि स्टोरेज के लिए क्या क्या है इनके पास। अब देखिए, अब बात करते हैं स्टोरेज के बाद, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि नेक्स्ट डिस्कशन था हमारा फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन है किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन। अब इसको देखिए, इसमें क्या है। ठीक, इससे पहले अगर आप एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। यहां देखिए, एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नाउ सी, मॉडिफिकेशन में दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। द टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वोलन एंड स्टोर फूड। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी को समझना अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया इसने, मॉडिफिकेशन को एक साथ बता दिया। यानी कि अगर हम टैप रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट देखें तो इस मॉडिफिकेशन में मुझे क्या दिखेगा, रूट तो मैंने 2 तरह के पढ़े थे ना, एक मैंने पढ़ा था प्रॉपर टैप रूट जो रेडिकल से निकला है, यानी कि ट्रू रूट मैंने पढ़ा था, एक मैंने पढ़ा था ट्रू रूट, और एक मैंने पढ़ा था फॉल्स रूट, फॉल्स रूट। ठीक है, तो ट्रू रूट अगर है, फॉल्स रूट यानी कि एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, तो ये दोनों ही रूट, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट, ये दोनों ही मॉडिफिकेशन करेंगे। तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन अलग तरीके से चलेगा, एडवेंटिशियस का रूट अलग तरीके से चलेगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए फूड का एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए फूड का एग्जाम्पल ले लें, तो वही अगर आप बात करें कैरेट का, ठीक है, आप बात कर लें टर्निप का जो हमने अभी पढ़ा, उसके बाद आप बात कर लें रेडिश का, ठीक है, रेडिश का आपने इरेगुलर पढ़ा, ट्यूबरस पढ़ा, है ना, ट्यूबरस रूट जो पढ़ा, ये सारे टैप रूट के मॉडिफिकेशंस हैं। एडवेंटिशियस रूट अगर आप पढ़ेंगे स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंद जिसे आप कहते हैं, स्वीट पोटैटो,
इसका साइंटिफिक नेम आता है आइपोमिया बटाटा करके, आइपोमिया बटाटा। ठीक, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये एक मॉडिफिकेशन है एडवेंटिशियस रूट का, ठीक है, जो कि फूड स्टोर के जब शकरकंद होता है वो एडवेंटिशियस रूट है। गाजर, मूली, रेडिश जो ये है, टर्निप है, ये सब क्या है, ये टैप रूट के सिस्टम के मॉडिफिकेशन है। बट एनसीईआरटी बुक ने क्या किया, एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखें तो ये सारी चीजें उन्होंने एक साथ लिख दी है। सो कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल्स? हैव यू एवर वंडर्ड दैट हुज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आर दैट सपोर्ट अ banyan tree? These are called as prop roots. अब देखें टैप रूट का मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, फूड के लिए हो गया। अब हमारे सपोर्ट के लिए, सपोर्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। Similarly, the stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out of their lower node of the stem. These are called as stilt roots. In some plants like Rhizophora, या example याद रखेंगे, growing in swampy areas, one second, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ हम रेस्पिरेशन को देख रहे हैं, रेस्पिरेशन को हम देखेंगे, उसके बाद हम सपोर्ट को भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अगर, तो यानी स्वैम्पी एरिया में, तो सबसे पहली चीज ये रेस्पिरेशन के लिए है। रेस्पिरेशन में जो प्लांट का एग्जाम्पल है, प्लांट का नाम क्या है, प्लांट का नाम है राइजोफोरा। ठीक, ये प्लांट का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें ये अगर आप देखें तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक, तो ये प्लांट जो है, इसका ये जो टैप रूट है यही नीचे से ऊपर चला आता है एरियली। ठीक, अब बात यह है कि क्यों ये ऊपर आता है, इसलिए ऊपर आता है कि एक्चुअली ये जो ग्रो कर रहा है, अगर आप इस एरिया की बात करें, है ना, इसका हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ ग्रो कर रहा है, तो इसका हैबिटेट है स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी एरिया। तो पूरी तरह से इसका डिस्कशन देख लें। सबसे पहली चीज, ये स्वैम्पी एरिया है, यानी कि ये मार्शी एरिया है। मार्शी एरिया का मतलब होता है वाटर लॉस्ड एरिया। देख रहे हैं बहुत सारा पानी है दलदल की तरह, वाटर लॉस्ड एरिया है, वाटर लॉस्ड एरिया है। ठीक, अगर ये वाटर लॉस्ड एरिया है और ये हेलोफाइल भी होता है, यानी कि सलाइन कंसंट्रेशन, सलाइन कंडीशन भी होता है, हेलोफाइल भी होता है। ठीक, अब अगर ये वाटर लॉस्ड एरिया रहेगा तो यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं होगा। अब ऑक्सीजन अगर नहीं होगा, क्योंकि ये वाटर लॉस्ड है, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये रूट जो हेयर्स होते हैं वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए उनको एटीपी की जरूरत है। अब एटीपी की जरूरत वो एरोबिक रेस्पिरेशन करके पूरा करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कर नहीं सकते क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं है, इसकी वजह से क्या करते हैं, उनके रूट ऊपर चले आते हैं। ये सब रूट आप देख रहे हैं, इसको धरती के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, धरती के ऊपर आ गया। और ये रूट क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं। अब ये तो एडेप्टेशन ही है। अब अगर आप इन रूट्स को अगर आप देखें, है ना, अगर आप इन रूट्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा इनके पास क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, और इस रूट को बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। ठीक, बात समझ में आ गई। इसमें लेंटिसेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट का नाम है राइजोफोरा। ये जो रूट्स मॉडिफाइड रूट होकर निकले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इन रूट्स को आप बोलोगे न्यूमैटोफोर्स। कैसे आ रहे हैं ऊपर, क्यों आ रहे हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ होते हैं वहाँ वाटर लॉस्ट कंडीशन है, स्वैम्पी एरिया है, मार्शी एरिया है, हाई वाटर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर है, तो वहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है तो एयर कम है, तो ऑक्सीजन नहीं ले पाते एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए उनकी रूट एरोबिकली क्या चलती है, ऊपर चली जाती है। ठीक है, और ये जो रूट आ रही है ये टैप रूट आ रहे हैं। ठीक, तो ये आपका मॉडिफिकेशन देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या मेंशन है। ठीक है, नाउ इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज, मेनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड and grow vertically upwards. Such roots are called pneumatophores, help in oxygen for respiration. तो इन रूट्स को आपने क्या बोला, न्यूमैटोफोर्स। ठीक, यानी कि हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हमें 3 मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं। एक फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, दूसरा हमें पढ़ना है सपोर्ट के लिए, और एक हमें पढ़ना है रिस्पिरेशन के लिए। ये 3 तरह की मॉडिफिकेशंस आपको पढ़नी है।
फूड के लिए आपने पढ़ा जैसे कि कोनिकल, कैरेट, फ्यूजिफॉर्म, रेडिश, आपका टर्निप, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा है नापीफॉर्म का टर्निप, उसके बाद इरेगुलर का था ट्यूबरस। उसके बाद था आपका सपोर्ट के लिए जैसे कि बैनियन ट्री एंड आपका मेज में अभी हम देखेंगे, और रेस्पिरेशन के लिए भी हमने पढ़ लिया है जैसे कि निमेटोफोर्स राइजोफोरा प्लांट में होता है, ठीक। सपोर्ट के लिए अब हम देखते हैं कि सपोर्ट कैसे करता है। ये देखिए, जैसे अगर आप देख पा रहे हैं ये किस लिए मॉडिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं, फॉर सपोर्ट, फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। अब ये देखिए, ये आपके पास एक बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़। इस बैनियन ट्री में ये जो हैंगिंग रूट्स आप देख रहे हैं विच इज कमिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये ग्रो कैसे कर रहा है, ये कौन सा रूट है, इस रूट को आप कहते हैं प्रॉप रूट। इस रूट को आप नाम देते हैं प्रॉप रूट, प्रॉप रूट, ठीक। कैसे ग्रो कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, एराइजेस फ्रॉम द ब्रांचेस। एराइज कहाँ से कर रहा है, ब्रांच से, जो टहनी है उससे, ये ब्रांच था उससे ये एराइज कर रहा है, और नीचे आकर ये धरती को टच कर रहा है, और वंस इट टचेज द ग्राउंड इट शोज सेकेंडरी ग्रोथ। आप देख पा रहे हैं इसका गर्थ भी बढ़ रहा है ना। तो ये जो प्रॉप रूट है इट शोज सेकेंडरी ग्रोथ, इट शोज सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से इसका गर्थ बढ़ रहा है एंड बिकम्स पिलर लाइक, एंड बिकम्स पिलर लाइक। पिलर होता है ना, पिलर की तरह हो जाता है, ठीक। और ये देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल पिलर की तरह हो जा रहे हैं ना, ये है आपके बैनियन ट्री, इसको आप बोलते हैं प्रॉप रूट। तो बैनियन ट्री के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिला, बैनियन ट्री के अंदर आपको प्रॉप रूट देखने को मिला जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, राइजेस फ्रॉम द ब्रांच, इट शोज सेकेंडरी ग्रोथ एंड बिकम्स पिलर लाइक, ठीक है, प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द बिग ट्री। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट आपको कहाँ मिलेगा, तो स्टिल्ट रूट आपको मिल जाएगा जैसे कि मेज यहाँ है ना, मेज, ये देख पा रहे हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मेज का प्लांट है, ये मेज का प्लांट है, ठीक। तो ये भी नोड है, ये भी नोड है, ऊपर भी नोड है, तो यहाँ पर रूट्स हैं, ये भी नोड है। ये जो लोअर नोड होगा, लोअर नोड, लोअर नोड, इसी को हमने बोला बेसल नोड, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर नोड। और ये एराइज करेगा, तो एराइज कहाँ से कर रहा है, इट एराइजेस फ्रॉम द बेसल नोड। एराइज कहाँ से कर रहा है, एराइज फ्रॉम लोअर नोड या बेसल नोड कहना बहुत जरूरी है, सबसे लोअर वाली नोड, यहाँ से नहीं एराइज करेगा, लोअर नोड से एराइज करेगा, फ्रॉम लोअर नोड या बेसल नोड, ठीक है। कैसे एराइज कर रहा है, ये तो वर्टिकली नीचे आ रहा था ना, बिल्कुल वर्टिकली नीचे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ये ऑब्लिकली जा रहा है, देख पा रहे हैं आप, ये ऑब्लिकली जा रहा है ना, ये वर्टिकली नीचे नहीं आ रहा, ऑब्लिक बनाकर जा रहा है, इट एराइजेस ऑब्लिकली जा रहा है, ठीक। तो अगर ऑब्लिक वर्ड दे तो वो स्टिल्ट रूट की बात कर रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा है। कहाँ कहाँ मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा जैसे कि मोनोकॉट्स में मिलता है, आपको मेज में मिल जाएगा, आपको शुगर केन में मिल जाएगा, गन्ने में अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सारे हैं। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट रूट का समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आएगा स्टेम को लेकर। तो अभी हमने रूट में क्या क्या देखा, एक बार हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने रूट में पढ़ा कि रूट क्या है, उसको हमने देखा कि किस तरह से हम रेडिकल के निकले हुए रूट को ही हम ट्रू रूट मानते हैं, बाकी सबको ट्रू रूट नहीं मानते। अब वो टैप रूट जो सिस्टम होता है उसमें हमने देखा कि टैप रूट सिस्टम हम किसे कहते हैं, कहाँ मिलेगा ये डाइकॉट में। फाइब्रस रूट किस में कहते हैं, फाइब्रस रूट में जो रेडिकल से निकला हुआ रूट है, प्राइमरी रूट, उसका शॉर्ट लाइफ होता है, इसकी वजह से उसकी जगह कौन ले लेती है, दूसरे रूट्स, वो होते हैं आपके फाइब्रस रूट, क्योंकि वो फाइब्रस वे में निकलता है। हमने इसके एडवेंटिशियस रूट्स देखे, हमने मेन फंक्शंस देखे, मेन फंक्शन के अलावा हमने ये तीनों तरह के रूट्स के स्ट्रक्चर्स देखे, एग्जाम्पल्स देखा। उसके बाद हमने देखा रीजन ऑफ रूट्स, उसके बाद हमने पढ़ा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन में हमने टारगेट किया फूड, फॉर फूड सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन के लिए। फूड के लिए हमने अलग से डिस्कशन किया था, उसके बाद हमने इसके लिए सेपरेट डिस्कशन किया, सपोर्ट के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए। सबके एग्जाम्पल्स भी अवेलेबल है, तो अगर आप नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो ये नोट्स आपके काम आएंगे। देखिए, नीट में एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पूछता, तो अगर आप इसके लिए एनसीईआरटी के अलावा बहुत सारे चीज़ों लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों अगर आप टारगेट करते हैं और बहुत सारे कंटेंट को भर लेते हैं, वो जंग के अलावा और कुछ नहीं है,
ठीक है। अगर आपका टारगेट नीट निकालना है तो एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर मैं इसीलिए लाइन बाय लाइन यहाँ पर डिस्कस करती हूँ ताकि आप लाइन बाय लाइन समझें, ठीक है। तो होप सो, और ऐसे ही अगर आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका पूरा एनसीईआरटी बिल्कुल नीट के लिए डिफाइंड तैयार हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो आएगी स्टेम को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे स्टेम को लेकर। आज हमने डिस्कस किया है रूट को, नेक्स्ट क्लास आएगी स्टेम को लेकर। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़ और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और इस पर हम सिर्फ एनसीईआरटी को टारगेट करके चलते हैं। अगर किसी दूसरे चैप्टर की रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करें। अगर आपको क्लासेस कैसी लगती हैं वो भी बताने के लिए कमेंट सेक्शन का यूज़ करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में स्टेम को लेकर। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।